आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने क्लास 10th के इकोनॉमिक्स में। चैप्टर नंबर आपका 4 है। चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। हालांकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये आपका चैप्टर जो है वो लास्ट चैप्टर है, क्योंकि इसके बाद जो आपका चैप्टर है ना कंज्यूमर राइट्स, वो बेसिकली एग्जाम में नहीं आता है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इकोनॉमिक्स का आपका ये चैप्टर नंबर 4 जो है वो लास्ट चैप्टर होने वाला है। ठीक है, चैप्टर का नाम है आपका ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इसमें ना दो बातों को आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम ये चाहते हैं कि आप दो चीज़ों के मतलब को आप समझ लीजिए। पहला, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, और दूसरा हमारा इंडियन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप समझिए कि आखिर इंडियन इकोनॉमी होता क्या है। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे कभी कभी क्या समझ लेते हैं, कंट्री और इकोनॉमी दोनों को एक समझ लेते हैं, है ना, जो कि बिल्कुल गलत है। समझ देखिए, इसमें ना डिफरेंस है, बताते हैं, बड़ा ध्यान से समझिएगा क्या है। जब भी बात करें कंट्री का तो सिंपल सा मतलब कंट्री का मतलब कंट्री, जैसे हम लोग जानते हैं। जैसे यदि कोई कहे कि हमारा इंडिया क्या है, कंट्री है, इसका मतलब हो गया कि इंडिया का नॉर्थ से लेकर साउथ, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जो फैला हुआ हमारा इंडिया है वो हमारा कंट्री है। लेकिन यदि बोला जाए इंडियन इकोनॉमी, इसका मतलब होता है कि इंडिया का लेन देन यानी कि व्यापार कहाँ तक हो रहा है, वहां तक हमारा कहलाएगा एक इंडियन इकोनॉमी। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझिए, जैसे हमको मालूम है कि हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे स्मार्टफोन हैं जो कि चाइना से आते हैं, यानी कि हमारा ट्रेड किससे हो रहा है, चाइना से हो रहा है। चाइना अपना फ़ोन दे रहा है, हम उसको बदले में पैसा दे रहे हैं, यानी कि हमारा ट्रेड चाइना से हुआ। इसका मतलब हुआ कि इंडिया का जो दायरा है ना, यानी कि इंडिया का जो पैर है वो चाइना तक फैला हुआ है। किसके थ्रू? ट्रेड के थ्रू। इसको हम लोग कह देंगे इंडियन इकोनॉमी। उसी तरीके से आपको ये भी मालूम है कि हमारे यहाँ इंडिया में बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो कि अमेरिका से आता है, या फिर ऐसा बहुत सारा सामान है जो कि हम इंडिया से अमेरिका भेजते हैं। तो इंडिया का पैर कहाँ तक फैला हुआ है? अमेरिका तक फैल गया। इसका मतलब है कि हमारे इंडिया का जो ट्रेड है, जो लिंक है, वो जुड़ गया कहाँ तक? अमेरिका तक। तो ये हो गया हमारा इंडियन इकोनॉमी। मतलब कंट्री का सिंपल सा मतलब होता है, जो एक पॉलिटिकल बाउंड्री आप देखते हैं अपने कंट्री का, वो हो गया आपका कंट्री, जिसके अंदर आप लाई करते हैं, रहते हैं। लेकिन इकोनॉमी का मतलब हो गया कि उस कंट्री का व्यापार यानी कि ट्रेड कहाँ कहाँ तक होता है, और जहाँ तक होता है वहाँ तक कहलाएगा आपका इंडियन इकोनॉमी। और इस मायने में यदि देखा जाए तो आज हम लोग लगभग दुनिया के हर कंट्री से ट्रेड करते हैं। हर कंट्री को हम कुछ देते हैं, या फिर दूसरा कंट्री हमको कुछ देता है। इसका मतलब हो गया कि आज इंडिया का जो पैर है वो हर कंट्री तक फैला हुआ है। आज हम यानी कि हम इंडियन आज हर कंट्री से लगभग कुछ ना कुछ खरीदते हैं, या फिर कुछ ना कुछ हम लोग उसको बेचते हैं। इसका मतलब हो गया कि इंडिया का जो इकोनॉमी है वो बहुत ही दूर तक फैला हुआ है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, ब्रिटेन, इंग्लैंड, हर जगह हमारा ये पैर फैला हुआ है। इसका मतलब हमारा इंडियन इकोनॉमी फैला हुआ है। तो यहाँ पे अब क्या आपको कंट्री और इंडियन इकोनॉमी में बात समझ में आ गया? इंडिया मतलब सिंपल सा कंट्री जिसमें हम लोग रह रहे हैं, और इंडियन इकोनॉमी का मतलब हो गया कि जहाँ तक हमारे इंडिया का ट्रेड होता है, जिस जिस कंट्री से ट्रेड होता है, कुछ हम खरीदते हैं, कुछ वो हमसे खरीदता है। तो इसका मतलब हो गया कि जहाँ तक इंडिया का पैरा फैला हुआ है, ट्रेड हो रहा है, वहाँ तक इंडिया का दायरा फैला हुआ है, मतलब कि वहाँ तक हमारा इंडियन इकोनॉमी कहलाएगा। इस तरीके से तो चाइना भी हर कंट्री से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब चाइना का भी इकोनॉमी क्या है? बहुत ही बड़ा है। तो जितना अलग अलग कंट्री से आपका ट्रेड होगा, लेन देन होगा, व्यापार होगा, उतना बड़ा आपका इकोनॉमी होगा। और आज इंडिया का इकोनॉमी बहुत बड़ा है, क्योंकि आज इंडिया लगभग दुनिया के हर कंट्री से ट्रेड करता है, कुछ ना कुछ मामले में वो करता ही है। किसी से फ़ोन खरीद रहे हैं, किसी और बदले में किसी को हम अनाज दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो हर कंट्री से लगभग आज इंडिया अपना व्यापार करता है। तो यही हो गया हमारा कंट्री और इंडियन इकोनॉमी में डिफरेंस, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अब है हमारा इसमें ग्लोबलाइजेशन। हालांकि हिस्ट्री में आपके पास एक चैप्टर भी है ग्लोबलाइजेशन, जो आपको पढ़ना भी है इस क्लास 10th में। ग्लोबलाइजेशन का ना बड़ा सिंपल सा मतलब समझिए क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से जुड़ने लगता है। जुड़ने लगता है मतलब दूसरे कंट्री से व्यापार करने लग गया। एक कंट्री का आदमी दूसरे कंट्री में जाना शुरू कर दिया, है ना, चाहे पढ़ने के लिए जाए, चाहे रोजगार करने के लिए जाए, चाहे वहाँ पे परमानेंट सेटल होने के लिए जाए, यही हमारा कहलाता है ग्लोबलाइजेशन। देखो इसमें एक वर्ड छुपा हुआ है, ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब क्या हो गया? पूरा दुनिया, है ना। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब सिंपल सा होता है जब एक कंट्री दूसरे किसी कंट्री से जुड़ने लग जाए, और जुड़ना वो अलग अलग तरीके से जुड़ सकता है।
या तो ट्रेड के थ्रू जुड़ सकता है, या तो यहाँ का आदमी वहाँ पढ़ने जा रहा है, या फिर यहाँ का आदमी वहाँ रोजगार करने के लिए जा रहा है। तो जब ये प्रोसेस हमारा चलता है एक कंट्री को दूसरे कंट्री से जोड़ने का, वो हमारा कहलाता है ग्लोबलाइजेशन। सिंपल सा। तो इसका मतलब हो गया सिंपल सा कि आज हमारा कनेक्शन अमेरिका से भी है, ऑस्ट्रेलिया से भी है, जापान से भी है, चाइना से भी है, पाकिस्तान से भी है, बांग्लादेश से भी है। यानी कि हमारा कनेक्शन, हम लोग जो है हर कंट्री से लगभग जुड़े हुए हैं। इसका मतलब हमारा जो ग्लोबलाइजेशन का दायरा है वो ही बहुत बड़ा फैला हुआ है। देखो, इंडियन इकोनॉमी और ग्लोबलाइजेशन में डिफरेंस है, इस बात को आप याद रखिएगा। इंडियन इकोनॉमी का सिंपल सा मतलब इंडिया किन किन कंट्री से व्यापार करता है, कहाँ तक उसका दायरा फैला हुआ है, ये हमारा कहलाता है इंडियन इकोनॉमी। ठीक है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन का सिंपल सा मतलब हो गया कि एक कंट्री जब दूसरे कंट्री से जुड़ता है ना, अब वो जुड़ किसी भी चीज़ के लिए सकता है, चाहे वो ट्रेड के थ्रू जुड़े, इंफॉर्मेशन के थ्रू जुड़े, है ना, वहाँ पे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं इसके थ्रू जुड़े, यही हमारा कहलाएगा ग्लोबलाइजेशन। तो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि आखिर हमारा इंडिया का जो इकोनॉमी है अलग अलग कंट्री से कैसे हम लोग लेन देन करते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग इसमें ये भी पढ़ेंगे कि अलग अलग कंट्री के लोग इंडिया से कैसे जुड़ रहे हैं, कैसे इंडिया में वो आ रहे हैं, कैसे इंडिया में आके अपना फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं, हमारे भारत के लोगों को वो लोग रोजगार कैसे दे रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में भी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा इस चैप्टर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब मेरे हिसाब से आपको ग्लोबलाइजेशन और इंडियन इकोनॉमी समझ में आ गया होगा। तो ग्लोबलाइजेशन का सिंपल सा मतलब क्या समझा आपने, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से जुड़ने लगता है, और जुड़ने का मतलब यहाँ पे वो ट्रेड के थ्रू भी जुड़ सकता है, नॉलेज के थ्रू भी जुड़ सकता है, ट्रैवल के थ्रू भी जुड़ सकता है, किसी भी चीज़ के थ्रू जुड़ सकता है। लेकिन इंडियन इकोनॉमी का मतलब हो गया कि इंडिया का व्यापार यानी कि ट्रेड किन किन कंट्री से हो रहा है, लेन देन किन किन कंट्री से हो रहा है, यहाँ तक हम कहेंगे कि हाँ वहाँ तक इंडियन इकोनॉमी फैला हुआ है। ये हो गया हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग आते हैं अपने चैप्टर के सबसे पहले वाले टॉपिक पे, और पहला वाला टॉपिक आपके चैप्टर का है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज ये क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लस बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये, बहुत ध्यान से समझिएगा इसमें क्या है। ये सबसे आप इसमें पहले समझिए कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या होता है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या होता है, यानी कि हम लोग इसको शॉर्ट में एमएनसीज भी कहते हैं। तो एमएनसी इज अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। देखो बड़ा सिंपल सा है, एक कंपनी जब अपना प्रोडक्शन एक कंट्री के अलावा किसी और कंट्री में जाके वो करता है, वही हमारा कंपनी कहला जाता है एमएनसी। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको हम बताते हैं, जैसे सपोज कीजिए, सपोज क्या करना है तो बिल्कुल रियलिटी है, जैसे हमारे इंडिया में आईफोन का कितना क्रेज है, क्या आईफोन इंडिया बनाता है क्या? बिल्कुल नहीं, वो तो विदेश की कंपनी है, फॉरेनर कंपनी है। मतलब वो आईफोन का कंपनी जहाँ का भी रहा होगा, जिस भी कंट्री का रहा होगा, वो आईफोन बना के अपने कंट्री में तो बेच ही रहा है, साथ ही साथ वो इंडिया में भी बेच रहा है, चाइना में भी बेच रहा है ना, जापान में भी बेच रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी बेच रहा है, हर जगह पे बेच रहा है। तो जब एक कंपनी अपना सामान बना के अपने कंट्री के साथ साथ बाकी कंट्री को भी यदि बेचता है, सेल करता है, तो वो हमारा कंपनी नहीं कहलाता है, बल्कि वो हमारा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कहलाता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे पास भी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल दूसरों से खरीदते ही हैं, नहीं, हम लोग भी बेचते हैं। जैसे एग्जांपल आपको बताते हैं, हमारे इंडिया का सबसे अच्छा कंपनी टाटा। आपको मालूम है टाटा कितना हैवी ट्रक बनाता है। वो ट्रक आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इंडिया में जो टाटा कंपनी ट्रक बनाती है वो इंडिया में तो चलता ही है। आप किसी हाईवे पे चले जाओ, किसी रोड पे चला जाओ, आपको ट्रक तो मिल ही जाएगा जो कि टाटा का बना हुआ है। ठीक है। तो टाटा कंपनी ट्रक इंडिया में बेचती ही है, साथ ही साथ ये टाटा कंपनी का ट्रक आपको विदेशों में भी मिल जाता है, क्योंकि इनका जो सामान होता है ना बनाने का तरीका वो बिल्कुल अच्छा है। तो अलग अलग कंट्री हमारे टाटा कंपनी के ट्रक को या फिर ट्रैक्टर को वो लोग खरीदते हैं अपने यहाँ पे काम करने के लिए। इट मीन्स टाटा भी हमारा क्या हो गया, एक एमएनसी हो गया, क्योंकि उसका प्रोडक्शन इंडिया में तो बिक ही रहा है, बाकी कंट्री में भी बिक रहा है। उसी प्रकार से महिंद्रा का भी कार आपको अलग अलग जगह पे मिल जाता है। उसी प्रकार से आप और देखेंगे तो टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, बिरला का भी प्रोडक्ट आपको अलग अलग कंट्री में मिल जाता है। मतलब सिंपल सा है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का मतलब हो गया कि जब एक कंपनी अपने कंट्री में प्रोडक्शन करके बेचे और किसी और कंट्री में भी जाके वो अपना प्रोडक्शन करे, बेचे, वहाँ के लोगों को रोजगार दे, वही हमारा कहलाएगा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन।
कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन सिंपल सा क्या है, एक कंपनी है जो कि अपना सामान बाकी सारे कंट्री में जाके बेच रहा है। आगे बढ़ते हैं फिर। MNCs सेट ऑफ ऑफिसेस एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन रीजन्स वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज। अच्छा, यहाँ पे ना बड़ा एक लॉजिक है, बड़ा सिंपल सा भी बात है यहाँ पे। देखिए, कोई भी कंपनी दूसरे कंट्री में जाके अपना कंपनी क्यों सेटअप करता है? जैसे सपोज कीजिए कि मान लेते हैं हमारे इंडिया में ना ऐसे बहुत सारे कंपनी है जो कि विदेश का कंपनी है, बहुत सारा। तो कोई भी कंपनी यदि हमारे इंडिया में आना चाहेगा, यहाँ पे अपने सामान को बना के इंडिया में बेचना चाहेगा, तो वो सबसे पहले क्या देखेगा? सबसे पहला ये देखेगा कि हम जो कंपनी इंडिया में सेटअप करने जा रहे हैं, क्या इंडिया में हमको सस्ता लेबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पहला वो ये देखेगा। दूसरा वो ये देखेगा कि क्या हमको वहाँ पे बिजली यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है, क्या वो कम रेट में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तब जाके सेटअप करेगा। फिर वो तीसरा चीज़ ये देखेगा कि जहाँ पे हम कंपनी सेटअप करना चाहते हैं, क्या उसके लिए ज़मीन हमको सस्ते में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो ये देखेगा। मतलब बिजली हो गया, ज़मीन हो गया, लेबर हो गया, अलग अलग प्रकार के रॉ मटेरियल हो गए, जिसको ये सब चीज़ जहाँ पे अच्छे रेट में मिल जाए वो वहीं पे अपना कंपनी शुरू कर देगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम बताते हैं, जैसे सपोज करो कि कोई एक इंडियन कंपनी है जो कि अमेरिका में जाके अपना कंपनी सेटअप करना चाहती है, और अमेरिका में जल्दी आपको लेबर भी नहीं मिलता, वहाँ का ज़मीन का प्राइस भी बहुत हाई है, इलेक्ट्रिसिटी भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो क्या कंपनी कोई भी वहाँ पे जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा। इसका मतलब कोई भी कंपनी दूसरे कंट्री में जाके अपना कंपनी तभी खोलता है जब उसको सस्ता ज़मीन मिल जाए, सस्ता बिजली मिल जाए, सस्ता लेबर मिल जाए। कोई ज़्यादा पैसा दे के अपना कंपनी वहाँ पर क्यों सेटअप करेगा? नहीं करना चाहेगा। लेकिन इस चीज़ के लिए हमारा इंडिया जो है ना सबसे बेस्ट जगह है। आपको शायद मालूम नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि इंडिया में लगभग हर कंट्री का एक ना एक कंपनी इंडिया में जरूर है, क्योंकि इंडिया ना एक ऐसा देश है जहाँ पे ज़मीन गवर्नमेंट उसको सस्ते में दे देती है कि हाँ भैया हम आपको ज़मीन दे रहे हैं, आप अपना कंपनी इंडिया में आके खोलो। अच्छा, एक बात बताइए यहाँ पे ज़रा ध्यान से, गवर्नमेंट अलग अलग कंपनी के मालिक को क्यों कहती है कि आप हमारे यहाँ पे आके कंपनी खोलो? क्योंकि देखो, इसमें गवर्नमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन इसमें फ़ायदा किसका मालूम है? हमारे इंडियन लोगों का। इसको क्या मिल जाएगा? रोजगार मिल जाएगा। यानी कि इंडियन गवर्नमेंट अलग अलग कंपनी के मालिक को कहती है पर्सनली जाके कि सर आप आइए, आपको सस्ता ज़मीन हम देंगे, सस्ता बिजली हम देंगे, सस्ता पानी आपको देंगे, सस्ता रॉ मटेरियल देंगे, सब चीज़ आपको हम सस्ता देंगे। बस आप क्या करो, अपना पैसा लगाओ इंडिया में, और इंडिया में आप अपना कंपनी खोलो। बस आप हमको रिटर्न में एक चीज़ क्या दे देना? अच्छा सा रोजगार हमको दे देना, मतलब हमारे लोगों को रोजगार दे देना। इसीलिए हर कंट्री ये चाहता है कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी आए, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे प्रोडक्शन हो। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों को रोजगार मिल पाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे यदि आपसे कोई पूछे कि कोई भी कंपनी दूसरे कंपनी में जाके अपना कंपनी स्टार्ट करना चाहता है, यानी कि अपना MNC लगाना चाहता है, तो उसके पीछे क्या क्या शर्त हो सकता है? शर्त यही है कि सब चीज़ उसको सस्ते में मिल जाए, है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दिस इज डन बाय द MNCs सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो एंड द MNCs कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट। तो वही बात यहाँ पे है कि MNC ये जरूर चाहता है कि हम जहाँ पे अपना कंपनी लगाएंगे वहाँ पे हमको लेबर सस्ता मिल जाए, बिजली सस्ता मिल जाए, ताकि जो प्रोडक्शन में पैसा लग रहा है वो कम लगे और प्रॉफिट उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। ये हर कंपनी का अपना माइंडसेट होता है, ठीक है। देखो, कोई भी कंपनी यदि पैसा लगा रहा है तो उसका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना, है ना। लेकिन प्रॉफिट तभी हो पाएगा जब आपका लागत कम होगा लेकिन मुनाफा ज़्यादा होगा, तभी प्रॉफिट हो पाता है। आगे, द MNC इज नॉट ओनली सेलिंग इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ग्लोबली बट ऑल्सो गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली। वही बात यहाँ पे कहा गया है कि MNC जो है ना केवल अपना सामान नहीं बनाता है, बल्कि सामान बना के अपना दुनिया में हर जगह पे उसको सेल भी करता है। जैसे हमारा टाटा कंपनी इंडिया में केवल ट्रक बनाता थोड़ी है, वो तो बना के बेचता भी है ना। इंडिया में तो बेचता ही है, प्लस विदेशों में भी उसका बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद द प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड स्प्रेड आउट अक्रॉस द ग्लोब। मतलब ये हो गया कि हर कंपनी क्या करती है, अपना अलग अलग सेटअप अलग अलग जगहों पर अलग अलग कंट्री में खोलती है, अलग अलग पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं कि हाँ यहाँ पे ये पार्ट बनेगा, यहाँ पे ये पार्ट बनेगा, इस तरीके से, और पूरी दुनिया में अपने सामानों को वो लोग
बेस्ट है। इसमें हम लोग इंडिया भी पीछे नहीं है, हम लोग भी इसमें बहुत आगे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिया हैज़ हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स हु कैन अंडरस्टैंड द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। ऑल्सो इंडिया हैज़ एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग यूथ हु कैन प्रोवाइड कस्टमर केयर सर्विसेज एक्सेट्रा। जैसे यहाँ पे ना दो बात कहा गया है। पहला, इंडिया में हाईली स्किल्ड इंजीनियर है। देखिए एक बात बताइए, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आप ये पहले से आप जानते भी हैं। आपको ये मालूम है कि इंडिया में जितने भी क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं और जितने भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, इसमें जो मैक्सिमम जो लोग हैं ना, जो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लिया है, जिनका पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो चुका है, वो जनरली मालूम है कहाँ जाना चाहता है? विदेश जाना चाहता है, फॉरेन कंट्री। क्योंकि देखो पहले बात, उन्होंने मेहनत बहुत किया है, चाहे वो डॉक्टर हो इंजीनियर हो, मेहनत बहुत किया है, और जितना वो मेहनत किया है ना, उस मेहनत का कद्र इसका भारत में नहीं हो पाता। जैसे आप खुद सोचो, जो डॉक्टर 5-5.5 साल का MBBS का डिग्री किया, फिर उसके 2-3 साल के बाद और वो प्रैक्टिस करता है, फिर 2-3 साल और वो स्पेशलिस्ट का प्रैक्टिस करता है, यानी कि एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनने में कम से कम उसको 15 साल तो लग जाते हैं। अब जरा आप खुद सोचो, जो लड़का या फिर जो लड़की 15 साल तक लगातार मेहनत कर रहा है, किताबों की दुनिया में खोया हुआ है, डॉक्टरी का पढ़ाई कर रहा है, वो क्या चाहेगा? वो ये पहला तो यही चाहेगा कि मेरा प्रॉफिट क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। क्या उतना प्रॉफिट उसको इंडिया में मिल पाएगा? कभी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए सबसे पहले यदि कोई बहुत हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर डॉक्टर होता है ना, उसको मालूम है कि इंडिया में मेरे टैलेंट का कदर नहीं है, इसीलिए वो कहाँ चले जाते हैं? विदेश। और विदेश वाला लोग वैसे लोगों को ढूंढता है कि हाँ, हम आप ही को तो ढूंढ रहे थे, आइए। बात समझ आ रही है? तो इंडिया में ऐसे बहुत सारे स्किल्ड इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो कि अलग अलग कंट्री में जाके अपना काम कर रहे हैं और उनके कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको एक डाटा बताते हैं। एक बार ऐसा ही मतलब रिपोर्ट आया था, टीवी में ये चीज़ दिखाया गया था कि अमेरिका का रिपोर्ट था ये, ठीक है। अमेरिका से यदि 3 लोगों को बाहर निकाल दिया जाए, अमेरिका से मतलब इंडिया के वैसे लोग जो कि अमेरिका में जाके काम कर रहे हैं, यदि वैसे 3 लोगों को अमेरिका से बाहर निकाल दिया जाए और उनको इंडिया बुला लिया जाए, अमेरिका बैठ जाएगा। कौन कौन? पहला डॉक्टर, इंजीनियर, और तीसरा साइंटिस्ट। यानी कि ये एक रिपोर्ट में, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये टीवी में एक समय का रिपोर्ट है, उस समय का ये वहाँ बताया गया था। उसमें ये बताया गया था कि अमेरिका में ज़्यादातर जो डॉक्टर है ना, वो इंडियन है, ज़्यादातर इंजीनियर वो भी इंडियन, और ज़्यादातर जो साइंटिस्ट है नासा में, वो भी कहाँ के? इंडियन। ज़्यादातर नहीं, मतलब वहाँ के परसेंटेज से देखा जाए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारा संख्या है। तो यदि अमेरिका से डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट को हम लोग वापस इंडिया बुला ले, तो अमेरिका सुपर पावर नहीं बन पाएगा। उनको देखो, वो ना सुपर पावर क्यों बना हुआ है? क्योंकि वो अपने मतलब वो लोगों के टैलेंट को पहचानता है, और टैलेंट के बदौलत जो पैसा होना चाहिए, जो उनका सैलरी होना चाहिए, वो देता है। इसीलिए वो सुपर पावर है आज दुनिया का, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो इंडिया हैज एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग यूथ हु कैन प्रोवाइड कस्टमर केयर सर्विसेज एटसेट्रा। अच्छा, कस्टमर केयर सर्विसेज ना क्या होते हैं बताते हैं आपको। जैसे आपके जियो का बैलेंस खत्म होता है, तो 2-3 दिन के बाद उधर से आपका कॉल आता है, एक महिला कॉल करती है, नहीं तो कोई पुरुष फोन करता है कि सर आपके जियो का बैलेंस खत्म हो गया है, आप कृपया करके इसको रिचार्ज करा लीजिए, है ना। या तो हिंदी में बोलता है या तो फिर इंग्लिश में, तो इंग्लिश में बोलता है। क्या यही चीज़ अमेरिका में नहीं होता होगा? बिल्कुल होता है। लेकिन वहाँ पे कौन लोग काम करते हैं इस चीज़ के लिए? हम इंडियंस। अब देखो, इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, और उनका जॉब कहाँ पे लग गया है? अमेरिका में, वहाँ पे कॉल सेंटर में। तो वहाँ पे जाके लोग अपना सर्विस दे रहे हैं, अपना अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा था आपसे कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो होता है, यानी कि वैसा कंपनी जो अपने यहाँ पे प्रोडक्शन करते ही है, अलग अलग कंट्री में भी प्रोडक्शन करते हैं, वैसे हमारे पास बहुत सारे कंपनी हैं, और बहुत सारे कंपनी में तो हम इंडियंस खुद जाके काम कर रहे हैं उसके यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक होगा हमारे चैप्टर के अंदर इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।